नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और अभी की सबसे बड़ी खबर, एचडीएफसी बैंक का एडीआर आज भी भारी गिरावट दिखा रहा है। मंगलवार को भी 7% गिरा था और अब कल भी हमने एडीआर में 9% की गिरावट देखी। तो संकेत मिल रहे हैं कि आज भी एचडीएफसी बैंक के शेयर में दबाव जारी रह सकता है। नतीजे कमजोर आए, आगे के लिए भी कंसर्न बना हुआ है। और पिछले 2 दिनों में एडीआर में 15% की भारी गिरावट देखने को मिली। मार्च 2020 के बाद एडीआर में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट। एडीआर का भाव जुलाई 2022 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है एचडीएफसी बैंक का। तो भारी पिटाई यहां पर। और कल भी हमने देखा था कि एचडीएफसी बैंक के शेयर में गिरावट था, निफ्टी का टॉप लूजर, और उसकी वजह से अन्य बैंकिंग स्टॉक्स में भी कमजोरी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में दबाव था, मार्केट टूट रहा था और आज भी वो दबाव जारी रह सकता है। उसके इस वक्त ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि 9% से ज्यादा एचडीएफसी बैंक का एडीआर भी लुढ़का और कल स्टॉक की भी पिटाई हुई, क्योंकि जब नतीजे आए तब भी हमने देखा कि एडीआर टूटा था करीब 7% और अभी भी वहां पर गिरावट जारी है। तो उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक का स्टॉक आज भी बाजार पर दबाव बनाने का काम कर सकता है। तो ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक्स आज भी फोकस में रहेगा और अन्य बैंकिंग काउंटर्स पर भी आप नजर रखिए, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट से ज्यादा टूटा था, जिस तरह की गिरावट हमने देखी थी। और दूसरे अन्य बैंकिंग काउंटर्स जो थे, लार्ज कैप बैंकिंग जिनका की वेटेज काफी ज्यादा है मार्केट पर, वहां पर भी काफी ज्यादा दबाव था। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब भी टूट रहे थे। तो सबने मिलकर बाजार पर दबाव बनाने का काम किया। 2000 अंकों से ज्यादा की कमजोरी थी कल बैंक निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली। एफआईएस की तरफ से बिकवाली कल आई है एचडीएफसी बैंक के कारण। तो कल के दिन जो वीकनेस हम देख रहे थे उसका असर आज भी जारी रह सकता है और एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में गिरावट आज भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए, ये तो बात हुई एचडीएफसी बैंक की, उसका तो इम्पैक्ट रहेगा ही मार्केट पर, लेकिन अन्य ग्लोबल संकेत कैसे हैं ये भी एक बार समझ लेते हैं। शुरुआत एशियाई बाजारों से करेंगे और यहाँ पर भी जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो थोड़े मिले जुले हैं। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त लाल निशान में है, 170 अंक नीचे, 21,400 के नीचे 400 के आसपास कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। दूसरे बाजार पर नजर डालेंगे तो हांगकांग के बाजार भी फिलहाल आधे % ऊपर हैं, कोरिया के बाजार आधे % ऊपर है, निकाई के बाजार 180 अंक तेज की मजबूती फिलहाल दिखा रहे हैं और चीन के बाजार आधा % नीचे। तो जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से वो फिलहाल मिले जुले हैं। लेकिन एक बार नजर डाल लेते हैं अन्य ग्लोबल मार्केट पर और वहां से संकेत आज भी कमजोरी के ही देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से फेड ऑफिशियल्स के बयान आ रहे हैं और एक के बाद एक इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं यूएस में, उससे अब ये क्लियर संकेत मिल रहे हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी तो नहीं होगी, ये तो क्लियर कट फेड की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, लेकिन 2024 में कटौती कितनी बार होगी अभी वो क्लैरिटी बाजार को नहीं मिल पा रही है। और ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है मार्च में जिसकी उम्मीद की जा रही थी जिस कटौती की, अब उसकी संभावना भी कम हो गई है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट पर प्रेशर बना हुआ है। कल भी अमेरिकी बाजार टूटे और डाउ जोन्स में लगातार तीसरे दिन हमने कमजोरी देखी है। करीब 90 अंकों से ज्यादा की कमजोरी थी डाउ जोन्स में, नैस्डैक और S&P 500 में भी कमजोरी ही देखने को मिली। इसकी काफी सारी वजह थी, काफी सारे फैक्टर्स थे। पहले तो अब ब्याज दरों की जो में कटौती की जो संभावना है वो मार्च में फिलहाल कम हो गई है, क्योंकि अनुमान से बेहतर रिटेल बिक्री के कल आंकड़े आए। 0.2% का हमारा अनुमान, बढ़त का अनुमान था, उसके सामने 0.6% की बढ़त दिसंबर महीने में देखने को मिली। तो ये जो रिटेल बिक्री के आंकड़े मजबूत आए हैं उसका असर फिर हमने ट्रेजरी यील्ड्स पे देखा। 10 साल के यील्ड्स एक महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गए थे। डॉलर इंडेक्स में हमने तेजी देखी, जिसका कि फिर असर अमेरिकी बाजारों में दिखा और वहां पर वीकनेस थी। S&P 500 और नैस्डैक भी कमजोरी के साथ, आधा % की कमजोरी के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके अलावा नतीजों का भी इम्पैक्ट था, मिले जुले नतीजे देखने को मिले। कल चार्ल्स स्क्वैब के नतीजे आए, वहां पर करीब 1% की गिरावट थी। इसके अलावा वॉलग्रीन्स और कैटरपिलर के शेयर में भी 3-3% की गिरावट थी। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी था नतीजों के चलते, जिसका कि असर हमने डाउ जोन्स में देखा। अब आज भी कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आएंगे, जॉबलेस क्लेम और हाउसिंग बिक्री से जुड़े आंकड़े आएंगे, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। और फेड ऑफिशियल्स की तरफ से बयान आ रहे हैं। फेड ने अपनी बीज बुक जारी की है जिसमें कि आर्थिक
जो सिचुएशन है यूएस में उसके ऊपर उन्होंने अपना आउटलुक शेयर किया और चुनौती भरे माहौल के बावजूद अभी फिलहाल जो रिपोर्ट आई है उसमें कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर आउटलुक फिलहाल पॉजिटिव नजर आ रहा है। इस तरह के यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं रिपोर्ट से। यूरोप बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी कमजोरी थी। यूके में दिसंबर महंगाई दर में अनएक्सपेक्टेड एक बढ़त देखने को मिली, 4% की बढ़त वहां पर देखने को मिली है। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो 10 ईयर यील्ड्स अब एक महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं, डॉलर एक महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है और इसका असर हमने गोल्ड पे देखा जिसमें कि दबाव दिखा और एक महीने के निश्चित स्तर पर गोल्ड कारोबार कर रहा था। कच्चे तेल की बात करें तो उसके अपने फैक्टर्स हैं और हम देख रहे हैं कि यूएस में फिलहाल जो उत्पादन में कमी आई है, वहां पर ठंड बढ़ रही है जिसके चलते उत्पादन में कमी देखने को मिली है और वहां से सपोर्ट मिला कच्चे तेल को। इस वजह से हम देख रहे हैं कि हल्की मजबूती है वहां पर। हालांकि चीन में कमजोर डेटा आए हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो दोनों साइड के फैक्टर्स हैं जो कि फिलहाल कच्चे तेल पर अपना असर दिखा रहे हैं और इस वजह से हमने देख रहे थे कि 78 से 77 के रेंज में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। तो यह है ओवरऑल संकेत आज बाजार के लिए और आज भी कमजोरी ही देखने को मिल रही है। हमारे अपने भी घरेलू फैक्टर्स हैं जो कि कमजोर हैं जिसका कि असर आज भारतीय बाजारों पर देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिए आज वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो उस लिहाज से भी उतार चढ़ाव एक्सपेक्टेड है। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज किन लेवल्स को वॉच करें, लेकिन एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए कौन से अहम स्तर पर आपको नजर रखनी है। तो एफआईआईज की पर बात करें तो कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से भारी बिकवाली हुई 10,000 करोड़ के आसपास की, जिसका में तो सबसे बड़ा फैक्टर था वो एचडीएफसी बैंक में जो बिकवाली हुई, वो भी आंकड़ा इसमें है। डीआईआईज ने लेकिन कैश मार्केट में 4,000 करोड़ की बिकवाली खरीदारी कल करके गए घरेलू निवेशक। इंडेक्स फ्यूचर में करीब 5,000 करोड़ की बिकवाली है। ऑप्शंस में भी देखेंगे तो 56,000 करोड़ की बिकवाली नजर आ रही है। तो इन आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें और आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। चलिए मार्केट एक्सपर्ट्स को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और आगे हम समझेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। बट चलिए अब क्विकली कल के कुछ बाजार बंद होने के बाद जो अहम नतीजे आए, खबर आए, वो एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नतीजों से शुरुआत कीजिए, कौन कौन से नंबर्स आए? जी बिल्कुल, सबसे पहले बात करेंगे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के। या ऑफ कोर्स कल जो था ट्रेडिंग में हमने देखा एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली और जो नंबर्स आए हैं वो अबव एस्टिमेट्स आए हैं। स्पेशली अगर बात करें लाइसेंस फीस की तो यहाँ पे एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है देखने मिली है। हैप्पीएस्ट माइंड्स की लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले और हमें पता है कि जो मिड कैप आईटी स्पेस है वहाँ पे थोड़े वीक अर्निंग्स हमें देखने मिल रहे हैं। आईएफएल फाइनेंस के भी लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए थे, पैट में लगभग 30% का उछाल आया था। दो इनलाइन नंबर्स हमने बात की और एक अच्छे नंबर्स बात की, लेकिन वीक सेट ऑफ नंबर्स के आंकड़े ज़्यादा है। यहाँ पे बात करें तो आईसीआईसीआई प्रू के जो नंबर्स हैं वो वीक आए हैं और वीएनबी मार्जिन जो होता है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस वो भी स्ट्रीट के एस्टिमेट से कम आए हैं। एलटीआई माइंट्री के भी देखें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और यहाँ पे मार्जिन में भी लगभग 61 बेसिस पॉइंट्स का सिक्वेंशली गिरावट देखने मिला है। बात करते हैं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स की तो यहाँ पे भी देखें तो एबिडा मार्जिन पे जो हिट पड़ा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट में बढ़ोतरी देखने मिली है, तो ओवरऑल ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है ये थोड़ी घटी है, तो इस पे जो है ज़रूर फोकस रखिएगा। वीक सेट ऑफ नंबर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में आए हैं। तो लार्जली बहुत मिले जुले नतीजे जो हमें हमको मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में जो है कल देखने मिले मार्केट आवर्स के बाद। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिस पर कि जिसका कि रिएक्शन आज बाजार में देखने को मिल सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अभी शरद हाईलाइट कर रहे थे और उसका पूरा एनालिसिस हमने आपके सामने रखा। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर जो दावोस में चल रही है और वहां से एक एक करके हमें अब ढेर सारे अपडेट्स मिलना शुरू हो चुके हैं। भारत को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है वहां पर और भारत की तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। इसी सिलसिले में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से खास बातचीत की टाइम्स नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर मिहिर भट्ट ने। We are at Davos at World Economic Forum 2024 and India is the buzzword. There is a lot of excitement about India. I have a very special guest with me. Shri Hardeep Singh Puri is with me. Sir, thank you so much for joining us at Times Network. There is a lot of excitement about India and I think India this year has completely dominated the presence at Davos. What is your view? Well, I would endorse your view that there is a lot of excitement about India.
But I would only add that excitement is anchored in reality, in facts. That excitement is anchored in the India growth story and how the growth story is playing out. And that story is not just about massive increases in capital expenditure. It's also about digital, social, financial inclusion. It is about taking the benefits of development to a very large population. I mean, during the pandemic, we started feeding 800 million people 3 meals of dry ration in a day, and that's going to continue for 5 years. The fact that 500 million people have availed of the Ayushman Bharat card, which provides economically weaker section families with up to 500,000 rupees health cover. The fact that we have provided 40 million Pradhan Mantri Awas Yojana, Grameen, that is rural and urban. But that's on the one side. The Ujjwala scheme has resulted in subsidized gas being available, free cooktops, and 100 million of our sisters from economically weaker section have got those gas cylinders. But it's also about another thing. India is rapidly developing. We are in a few years' time going to have the world's second largest urban metro system. Urban transport I deal with as part of the Housing and Urban Affairs Ministry. So the India story all round is not just a bright spot on a global scenario which is got a few tension points, many challenges. Economic recovery in the global economy, especially some large economies, is less than, it's not as hard a landing, but it's still fragile. And India, with 7.2% plus growth in the last 3 quarters and an expected growth of even higher in the next year. So India is poised to become from the 5th largest to the 4th and then the 3rd largest economies. And for India, that's a very big thing. I mean, you know, after 190 years of colonial association, we came down to contributing from 25% of global GDP in 1700 to 2% or so. And now we are on the rise. Therefore, make no mistake, people don't come to Davos to do charity or philanthropy. They come here to make contacts, to network, and to strike business deals. And therefore, if there is a prominent Indian presence, it is on account of the fact that there is interest in India. Right. In fact, sir, that was my next question. You know, the naysayers or the people with colonial mindset, they always had doubts and they used to raise questions that the growth in India is led by government spending. Contrary to that, what we have seen here is there is a lot of excitement on the corporate level too for investments. What is your take? No, that is precisely the point. I mean, the government, as in the government, is one part. Then now you suddenly have the Indian public sector companies doing exceptionally well. The private sector has always been active. There was some feeling earlier that the private sector interest was flagging or a little waning a bit. But I think Davos and, you're supposed to spend 3 days here meeting with hundreds and thousands of people from all over the world. And then you say that the naysayers come in with the residual cynicism and I would say also a fair degree of political motivation, which is negative. But then the India, as you not just landed on the moon, the first country on the South Pole, we're literally over the moon. But what is being showcased is the Indian growth, the Indian resilience, and the fact that even better times are ahead. I mean, our urban spending, just to give you, went up from 1,57,000 crores in between the 10 years between 2004 and 14. In the 9.5 years of the Modi government, has gone way beyond 11 times that amount. Now there is activity, there is spending. Our automobile market is going to be one of the largest in the world. Our energy consumption today is 3 times the global average. And in the next 20 years, of all the growth that the global economy is going to see in energy demand, 25% of that will come from India. So that is the reality. And therefore, I'm not surprised that all the companies that I've met, CEOs, I have about, literally back-to-back meeting, many of them, even Cargill wants to look at, it's got $165 billion turnover. They want to look at biofuels in India. I look at the other companies, not only from the United States, UK, Europe, but from Latin America. So there is an all-round interest in
developing networks, developing linkages, and also further intensifying and deepening those relationships. Right. Sir, I must compliment you. Yesterday I was speaking to the Minerals and Energy Head of World Economic Forum, and he actually endorsed our stance that by 2070 India will be a carbon neutral country because, they were... Well before that. I mean, if when a country like India, which has a great premium on, places a premium on credibility, as a country we may announce 2070 as a net zero, but most of our oil companies have got net zero targets of 2035, 2040, including the big ones. So, Right. Sir, are you concerned about the geopolitical situation right now, considering what is happening in you have the to Red be Sea concerned. area? You have to be concerned. Anyone who deals with geopolitical questions, who deals with issues relating to global trade, you are concerned, but you're not unduly concerned to the point of being worried. I'm convinced, first, to begin with, that none of the state actors involved wants an exacerbation of tensions or wants major conflagration to take place. So, to use a pun, I think we will navigate around this also. Sir, one last question for you. We have seen very confused reaction from opposition. Yesterday also there were some allegations from Mr. Rahul Gandhi about, centers dealing with some of the corporate houses. And the same party, state governments are signing MOUs with them. What is your take? I don't think I want to place myself in the position of having to find consistency in Mr. Rahul Gandhi's statement. He is entirely welcome to say what he wants to. The fact of the matter is, I don't think any political party can predicate its future on giving gali to industrialists. After all, the same industrialists whom he's giving gali to have undertaken major developmental projects in many of the states. So he's welcome to what he says. In some ways, that kind of inconsistency and flip-flop enliven the political discourse a little. It makes for a little bit of entertainment. But other than that, I don't take what he says more seriously. The reaction has been very confused about the inauguration of Ram Temple also. Well, and I think, that is going to get them into bigger political trouble than they realize. Because whether you go or respond positively to an invitation or you decide for whatever reasons not to respond positively to the invitation, that's your business. But to make politics out of it, I think is something that would be even in their measurement and compilation of laws in politics, it will be a costly one. Right. So what would be your message to the investor community and the business community present I here? don't need to give them a message. They've come here to hear the India story. They know about the India story. That's why they are here. And that's why they are participating, not just with their enthusiasm, but they're actively meeting our business people, meeting the government representatives, and working out means of further intensifying the existing linkages, developing new ones, because the business, nobody comes here for charity. Davos is not a platform for philanthropy. It's a great place to meet people, to establish contacts, renew networking, and to find new business opportunities. क्विकली के साथ है नजर डाल लेते हैं कि आज ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन कौन से शेयर्स हैं। डिटेल माक्षी बताइए। कुछ शुरुआत करते हैं हम एशियन पेंट्स के साथ। कंपनी की तरफ से नतीजे आए थे और उसी नतीजों पर हम देख रहे हैं काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट आ रहे हैं। जेफरीज का कहना है कि क्वार्टर 3 में कंपनी ने स्लाइट मिस पोस्ट किया है। लोअर इनपुट प्राइसेस के हालांकि बेनिफिट्स कंपनी को मिले हैं, जिसके चलते ग्रॉस मार्जिन उनकी मल्टी क्वार्टर हाई पर है। ओलिगोपोली स्ट्रक्चर जो है पेंट सेक्टर का कारण कि ये चैलेंज हो सकता है 2024 में, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। तो ओवरऑल जेफरीज ने एशियन पेंट्स पर अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है, मगर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी रिपोर्ट आ रही है और इन्होंने न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है। इनका कहना है कि रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में काफ़ी म्यूटेड रही है। ये कंसर्न है उनके मुताबिक। इनफैक्ट मैनेजमेंट का कहना है कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर नेगेटिव प्राइस मिक्स करीब 3 to 4% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल गोल्डमैन सैक्स ने भी एशियन पेंट्स पर अपनी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है। LTI माइंट्री अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर अपने नतीजों पर। कोटक का कहना है कि म्यूटेड क्वार्टर रहा है, नियर टर्म आउटलुक भी काफ़ी म्यूटेड है। शार्प फॉलो इम्पैक्ट आया है ईबिट मार्जिन पर। मर्जर की जो सिनर्जीज है ये अभी भी विजिबल नहीं है और वैल्यूएशंस भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसी के चलते कोटक ने LTI माइंट्री पर अपनी रिड्यूस की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस घटाकर 5,500 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है।
इनक्रेड का कहना है कि कंपनी के नतीजे अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आए हैं। सारे ही फ्रंट्स पर कमज़ोर Q4 की रेवेन्यू गाइडेंस आई है और कमेंट्री के चलते भी उन्होंने अपने एस्टिमेट्स को घटाया है। तो ओवरऑल इन्होंने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है, होल्ड की राय से डाउनग्रेड कर रिड्यूस की राय दी है, मगर अपना टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ाकर 5,657 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है।